एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। ग्लोरिया अपनी कहानी सुना रही थी। उसने कहा, मैं फर्डिनेंड को जीप में बिठाकर जब वहां से रवाना हुई तो मैं जानती थी कि जेफ दोबारा ज्यादा मंसूबाबंदी से हमलावर होगा। मैं आबादी की तरफ जाने के बजाय वीराने की तरफ निकल गई। 2-3 मील चलने के बाद मुझे एक गड्ढा दिखाई दिया। मैंने पहले ड्राइवर की लाश को उस गड्ढे में लुढ़काया, फिर दोनों ट्रांसमीटर्स निकालकर उन्हें एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से खूब अच्छी तरह रेजा रेजा कर दिया और वो रेजे भी समेटकर उस गड्ढे में फेंक दिए। पिछली सीट से भी ड्राइवर के खून के धब्बे साफ किए और हर तरह से मुतमईन होने के बाद वापस रवाना हो गई। मैं फौरी तौर पर वहीं जा सकती थी जहां मेरे बंगाली मुलाजिम ने बंगले को हॉस्टल बना दिया है, मगर उसकी नौबत ही ना आई। मैं जूं ही आबादी में दाखिल हुई, मुझे अकबनुमा आईने में वो जीप दिखाई दी जिसमें जेफ फरार हुआ था। मैंने उस जीप को नंबर प्लेट से पहचाना। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फौरी तौर पर मुझे एक रिटायर्ड जेलर का ख्याल आया। वो कभी हमारे लिए काम करता था, मगर रिटायर होने के बाद हमारे लिए नाकारा हो गया था। मैंने फौरी तौर पर उसके बंगले का रुख किया। उसका बंगला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। फिर जब मैंने उसे कहा कि 2-4 दिन के लिए मुझे और मेरे साथी को जेल भिजवा दो, तो वो मजीद हैरान हुआ, मगर मेरे इसरार पर उसने पुलिस को फोन कर दिया। फिर मौजूदा जेलर से भी फोन पर बात की। थोड़ी देर के बाद पुलिस की एक मोबाइल वैन हम दोनों को जेल ले गई। उस वक्त भी जेफ मेरा पीछा कर रहा था। हमें आम कैदियों की तरह जेल में बंद कर दिया गया, मगर वैसा सलूक न हुआ। मैंने कामरान को वहीं से फोन किया था। यहाँ का नंबर भी मुझे अली मुराद ने दे दिया था। मैं ज्यादा दिन वहां रह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुकाबले पर बेलमोंडो है। आम कैदियों की तरह मुझ पे बाहर आने जाने पर भी पाबंदी नहीं थी। मैंने मलीर के एक दूर उफ्तादा इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और एक दिन फर्डिनेंड को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मैंने वहीं 2 मुसल्ला चौकीदार, नजीर और सिकंदर मुलाजिम रख लिए। दोनों आर्मी के रिटायर्ड हैं। वो फर्डिनेंड की देखभाल भी करते हैं और चौकीदारी भी। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मोहम्मद अली सोसाइटी की वो कोठी अभी तक बिकी नहीं है। मैंने स्टेट एजेंट से बात की थी। मालिक उसके 26 लाख मांग रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि 18 से 20 लाख में सौदा हो जाएगा। मैंने एडवांस के तौर पर एजेंट को 1 लाख रुपए दे दिए हैं। आज शाम को ये सौदा फाइनल हो जाएगा। मैंने कहा, तुम वो सौदा फाइनल कर लो। मेरे पास फिलहाल 9 लाख रुपए हैं। बकिया रुपए तुम अली मुराद से ले लो। मैं अभी उसे फोन किए देता हूँ। मैंने अली मुराद को फोन कर दिया कि ग्लोरिया जितनी रकम मांगे उसे मेरे सूटकेस में से दे देना। फिर मैंने तैमूर से कहा, सौदा तो बाद में होगा, पहले इन मरदूदों का तो कुछ बंदोबस्त करो। मेरा इशारा उन आदमियों की तरफ था जिन्हें कुछ देर पहले तैमूर ने बेहोश किया था। ग्लोरिया मुस्कुराई, बोली, इसका सीधा साधा हल है। हम अकबर को लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तुम पुलिस स्टेशन फोन कर दो कि 3 आदमी तुम्हारे फ्लैट में चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे, मगर तुमने उन्हें बेहोश कर दिया। पुलिस इन्हें खुद ही उठाकर ले जाएगी। यूं भी तुम इस हुलिये में पहचाने नहीं जा रहे हो, इसलिए पुलिस की तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे उसकी तजवीज़ पसंद आई। मैंने फौरी तौर पर अकबर को उन लोगों के साथ रवाना कर दिया। उनके जाते ही मैंने पुलिस को फोन भी कर दिया। 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। बेहोश होने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा बयान लिया, फिर उन तीनों को गिरफ्तार करके ले गया। मैं जानता था कि वो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की हिरासत से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जफर उन्हें ज्यादा देर वहां नहीं रहने देगा। ये फ्लैट भी अब मेरे लिए मखदूश हो गया था। हैरत तो मुझे ये थी कि इतनी जल्दी जफर को अकबर की यहाँ मौजूदगी का इल्म कैसे हो गया। मैंने फौरी तौर पर अपना जरूरी सामान समेटा और फ्लैट को ताला लगाकर वहां से निकल गया। अब मेरा रुख भी उस मकान की तरफ था जहां ग्लोरिया और फर्डिनेंड मुकीम थे। वहां जाते हुए मैंने हर मुमकिन एहतियात की थी कि कोई गाड़ी मेरे ताकुब में ना हो। किसी ने भी मेरा ताकुब नहीं किया।
जफर शायद अपने बदमाशों को वहां भेजकर मुतमईन हो गया था कि वो न सिर्फ अकबर को वहां से निकाल लेंगे बल्कि मुझे भी गिरफ्तार करके उसके हुजूर पेश कर देंगे। मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी मुझे हर लिहाज से पसंद आई। हमने उसके 3 कमरों को साउंड प्रूफ करवा दिया। उन्हीं में से एक कमरे में अकबर को रखा गया था। मैंने सोचा था कि अकबर को जफर के हवाले करने की बजाय उसके बाप से सौदेबाजी कर लूं, बाद में जफर से भी बात कर लूं, या बैक वक्त दोनों से बात हो सकती थी। मैंने उस पीसीओ से पहले अकबर के बाप को फोन किया। वो रकम लिए तैयार बैठा था। मैंने सोचा कि ग्लोरिया को वसूलियाबी के लिए भेज दूं। फिर मैंने ग्लोरिया से बात की तो वो बोली कि मैं अकबर को साथ ले जाऊंगी। बुढ़े से रकम लेने के बाद अकबर को दोबारा अगवा किया जा सकता था, वरना वो रकम कभी न देता। फोन पर भी उसने यही कहा था। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को रजाक भाई का फोन नंबर दे दिया और उनसे कहा कि अपने तौर पर वक्त और जगह का तयन कर लो। उनके जाने के बाद मैं भी कोठी से निकल आया। मुझे रास्ते में एक पीसीओ नजर आया तो मैंने गाड़ी रोक दी और अंदर जाकर जफर का नंबर डायल किया। इस मर्तबा रिसीवर किसी लड़की ने उठाया। जफर लाइन पर आया तो मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम मुसलसल हिमाकतें कर रहे हो जफर। अपने उन 3 आदमियों को गुलशन इकबाल के थाने से छुड़ा लो जिन्हें तुमने भेजा था। और हाँ, अब मैं अकबर के बदले 25 नहीं बल्कि 30 लाख लूंगा। ये एक तरह की पेनल्टी है तुम पर। जफर ने दांत पीस कर कहा, हरामजादे, मैं तुझे देख लूंगा। बता तुझे रकम कहाँ चाहिए। मैंने कहा, ये तुमने पहले भी कहा था मगर अपने बदमाश भी भेज दिए। मगर यार भेजे ही थे तो जरा जानदार आदमी भेजते। वो तो गनीमत जानो कि मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना पुलिस उनकी लाशें वहां से उठाती। मजीद बात बाद में होगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम कोई हिमाकत नहीं करोगे, वरना मैं तावान की रकम मजीद बढ़ा दूंगा। ये कहकर मैंने फोन मुनक़ता कर दिया और कॉल के पैसे देकर बाहर आ गया। मैंने तमाम गुफ्तगू इंग्लिश में की थी, इसलिए पीसीओ वाला भी कुछ समझ नहीं सका था। मगर मैं जूं ही कार में बैठा मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक आरास्ता कमरे में था। सजावट के लिहाज से वो कमरा मुझे ड्राइंग रूम लग रहा था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वाकई वो ड्राइंग रूम ही था और मैं एक सोफे पर पड़ा हुआ था। सोफे की पुश्त पर 3 आदमी खड़े थे। वो शक्लों से ही बदमाश लग रहे थे। करख्त चेहरे, वहशतज़दा आंखें और मकरूह मुस्कुराहट। मैंने सोचा, इस दफा बुरे फंसे मियाँ कामरान। इस मर्तबा जफर ने तुम्हें शिकस्त दे दी। फिर मेरी नजर सोफे के ऐन सामने पड़ी। वहां दूसरे सोफे पर बावकार और खुशपोश सा एक शख्स बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मुझे डॉक्टर इरफान कहते हैं। वैसे तो मैं जानवरों का डॉक्टर हूं और कुत्तों का स्पेशलिस्ट कहलाता हूं, मगर बाज़ औक़ात इंसानों का भी इलाज करता हूं। मैंने खुशदिली से कहा, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर। फिर मैंने महसूस किया कि इन लोगों से एक हिमाकत सरजद हो गई है। इन्होंने मेरी जैकेट की जेब से रिवॉल्वर नहीं निकाला है। ये जानकर मुझे बहुत तकवीयत पहुंची। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि फिर तुम जफर जैसे बड़े आदमियों का एहतराम करना सीख जाओगे। मैंने कहा, यार मैं भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। इस बदतहजीबी की वजह से शुरफा मुझे बर्दाश्त नहीं करते। जल्दी से लगा दो वो इंजेक्शन। मेरे सर पर खड़े हुए बदमाशों में से एक बोला, बहुत चहक रहे हो। ये कहकर उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। डॉक्टर इस दौरान में इंजेक्शन तैयार कर रहा था। फिर वो सिरिंज लेकर मेरी तरफ बढ़ा और अपने आदमियों से बोला, इसे मजबूती से पकड़ लो। वो लोग जूं ही मेरी तरफ बढ़े, मैं कलाबाजी खाकर फर्श पर गिर गया और फिर एक जकंद में दूसरे सोफे के पीछे पहुंचकर रिवॉल्वर निकाल लिया और यके बाद दीगरे 3 फायर किए। वो तीनों 1 मिनट से भी कम अरसे में जहन्नम रसीद हो गए। डॉक्टर इस दौरान में वहां से फरार हो गया था। मैं मोहतात अंदाज में बाहर निकला तो 2 आदमी रिवॉल्वर लिए हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने 2 गोलियां उनके सीनों में भी उतार दी और दीवानावार बाहर की तरफ भागा। मैं लॉन उबूर कर रहा था कि मुझे एक खिड़की में मारिया दिखाई दी। मैं हैरान रह गया। वो जल्दी से बोली, कामरान साहब आप यहाँ? इन लोगों ने मुझे भी अगवा करके यहाँ कैद कर रखा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लें। उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने अपने शाने से उस पे 2-3 ज़रबे लगाई तो पट उखड़ गया। मैं मारिया को देखकर ये भी भूल गया कि दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर वहां कोई और भी आ सकता है। दरवाजा टूटते ही मारिया बाहर निकली और बोली, चलें अब यहाँ से निकलें। मैंने पूछा, यहाँ कितने आदमी थे? उसने बताया, डॉक्टर इरफान समेत 6 आदमी थे। मैंने कहा, 5 को तो मैंने हलाक कर दिया। उसने हंसकर कहा, और डॉक्टर इरफान भी अपनी गाड़ी में फरार हो गया है। मैंने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखना चाहा, मगर मारिया ने झपट कर रिवॉल्वर मेरे हाथ से छीन लिया। फिर उसने सर्द और सफाक लहजे में कहा, अपने हाथ उठाओ और मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर मारिया, उसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। शट अप,
अब तक हमारे साथियों ने अकबर को भी तुम्हारी उस मेम के कब्जे से निकाल लिया होगा। तुम क्या समझते हो मिस्टर कामरान, जफर के हाथ बहुत लंबे हैं। वो अगर मेम कहकर ग्लोरिया का हवाला न देती तो मैं शायद यही समझता कि वो मुझसे ब्लफ कर रही है, मगर उसकी बात से अंदाजा हो रहा था कि वो सच बोल रही है। उन लोगों ने वाकई अकबर को छुड़ा लिया होगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अकबर अब तक राजा के पास पहुंच चुका होगा। मैं राजा को भी जानता था। वो बज़ाहिर शिप ब्रेकिंग का कारोबार करता था, मगर दरअसल वो भी जराइम पेशा था और बहुत जबरदस्त फाइटर भी था। वो उमूमन गडानी में रहता था, मगर दिखावे के लिए उसने न्यू कराची में एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर भी खोल रखा था। फिर मारिया ने अचानक मेरे सर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। वो जर्ब ऐन उस जगह लगी जहां उससे पहले चोट मारी गई थी। मैं फिर लहराया और धड़ाम से फर्श पर आ रहा। आखिरी एहसास ये था कि मारिया चीख चीख कर किसी को आवाज दे रही थी। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो काफी देर तक मुझे एहसास ही न हो सका कि मैं कहाँ हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से धुंध छटने लगी और मुझे याद आ गया कि मैं डॉक्टर इरफान के बंगले में था। वहां मारिया ने अचानक मुझ पर रिवॉल्वर तान लिया था और सूरत हाल अचानक बदल गई थी। याद आते ही मैंने उछलकर उठने की कोशिश की, मगर अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। मेरे हाथ पांव कुछ इस तरह बांधे गए थे कि मैं हिल भी नहीं सकता था। वो अजीब सा सेलनज़दा कमरा था। मैंने गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लिया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, अलबत्ता एक रोशनदान जरूर था। कमरे में मध्यम सी रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। वो शायद कोई स्टोर था, क्योंकि वहां टूटा फूटा फर्नीचर, नाकारा टायर और दूसरा काठ कबाड़ भरा हुआ था। एक टूटी फूटी चारपाई पर मुझे बांध कर डाल दिया गया था। बांधने वाले ने शायद मुझे बिस्तरबंद समझकर बांधा था, क्योंकि रस्सी मेरे जिस्म में घुसी जा रही थी। सर की चोट अलग तकलीफ दे रही थी और भूख भी महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ कैद हुए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। बेख्तियार मैंने घड़ी देखने की कोशिश की, मगर मुझे अपनी नाकामी पर खुद ही हंसी आ गई। मैंने खुद से कहा, मियाँ कामरान बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते थे, जो जफर जैसे खतरनाक आदमी से टकरा गए। अब भुगतो, तुम चूहे की तरह मर जाओगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। 90 लाख रुपए इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। तुमने एक जुआ खेला था जिसमें तुम अपनी जान हार चुके हो। अब जफर के आदमी तुम्हें किसी भी वक्त ठिकाने लगा देंगे और सब खेल खत्म हो जाएगा। अचानक मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि आने वाले कई हैं। फिर जूं ही दरवाजा खुला, मैंने आंखें बंद कर ली। आने वाले मेरे बिल्कुल नजदीक आकर खड़े हो गए। उनमें से कोई बोला, ये हरामजादा अभी तक अंटा गफील है, तूने हाथ जरा सख्त मार दिया। किसी ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैंने तो हाथ नरम ही रखा था इसकी बॉडी के हिसाब से। पहले वाले ने कहा, अच्छा अब इसे उठाकर ले चलो उस्ताद के पास। तीसरे आदमी ने झुंझुलाकर कहा, यार ये बड़ी मुसीबत है, मैं फिर उठाऊं इस 2.5 मन की लाश को? इस मरदूद की जान देखो और इसका बेहोश होना देखो। तुम लोगों ने खामखा हवा बना रखा था इसे, यूं बंधवाया था जैसे ये बेहोश भी हमें खा जाएगा। पहले आदमी ने अक्खड़ लहजे में कहा, अच्छा ज्यादा बातें मत बना, इसे उठाकर गाड़ी तक ले चल। फिर कोई मुझ पे झुका और मेरे जिस्म के गिर्द लिपटी रस्सी खोलने लगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे अब कुछ करने का मौका मिल जाएगा, मगर मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि मुझे सिर्फ उस पलंग से अलहदा किया गया था। मेरे हाथ पांव हस्बे दस्तूर बंधे हुए थे, मगर अब मैं पहले की निस्बत बहुत बेहतर था, क्योंकि हाथ और पांव उतनी सख्ती से नहीं बांधे गए थे। फिर किसी ने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे किसी बच्चे की तरह उठा लिया। मैंने एक आंख जरा सी खोल कर देखा, वहां वही 3 आदमी थे। वो आदमी मुझे उठाए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे हैरत थी कि मुझे उठाकर ना तो उसका सांस फूला, ना कदम लड़खड़ाए। हालांकि मेरा वजन 210 पाउंड था। उसका जिस्म भी चट्टान की तरह मजबूत था। उसने मुझे उठाए खासा तवील कॉरिडोर तय किया। फिर वहां से निकलकर वो लॉन में आ गया। वो बंगला शायद साहिल समंदर के बिल्कुल नजदीक था, क्योंकि लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। फिर मुझे उसने बोरी की तरह एक जगह फेंक दिया। मेरी कमर में शदीद चोट आई, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। मैंने आंखें फिर जरा सी खोली तो घुप अंधेरा था। फिर इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और गाड़ी रवाना हो गई। वो शायद कोई पिकअप थी और जहां मुझे फेंका गया था वहां कोई सीट नहीं थी, क्योंकि मुझे लाने वाला भी मेरे साथ ही पिछले हिस्से में सवार हुआ था। और जब उसने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस जलाई तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो आलती पालती मारे गाड़ी के फर्श पर बैठा हुआ था। मैंने इससे पहले उसे नहीं देखा था। गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर वो हमवार सड़क पर आ गई। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी सड़क से कच्चे में उतरने लगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी तो मुझे फिर किसी ने बोरी की तरह घसीट कर कंधे पर लाद लिया और बड़बड़ाता हुआ एक तरफ चल दिया। फिर वो अचानक एक रोशन कमरे में दाखिल हो गया। किसी ने हैरतज़दा लहजे में कहा,
ये अब तक बेहोश है, कहीं मर तो नहीं गया? पाँव खोलो इसके। किसी ने जवाब दिया, ये इतने आराम से मरने वाला नहीं है राजा। मुझे वो आवाज कुछ मानूस सी लगी। फिर फौरन ही मुझे याद आ गया कि वो डॉक्टर इरफान खान है। डॉक्टर ने थके हुए लहजे में कहा, सिरिंज लाओ, मैं इसे इंजेक्शन दूं। ये मरदूद होश में तो आए। फिर कोई मेरे पाँव खोलने लगा। डॉक्टर ने हुक्म दिया, पानी पिलाओ इसे। जो आदमी मुझे यहाँ तक लाया था उसने पानी से भरा हुआ ग्लास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और पूरी तरह आंखें खोल दी। फिर मैंने सर घुमाकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे का जायजा लिया। वो कोई ड्राइंग रूम था। सामने ही सोफे पर डॉक्टर इरफान बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तहकीर आमेज मुस्कुराहट थी। वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, अब हम तुम्हारे बाप से तुम्हारा सौदा करेंगे। मैंने भी हंसकर कहा, मेरे बाप से तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा बाप इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, उसकी कब्र से तुम्हें कुछ मिल जाए तो जरूर वसूल कर लेना। किसी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ये ठीक कहता है। आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। वो जफर था। फिर वो मेरे ऐन सामने आ खड़ा हुआ। वो दरमियाने कद का और छरेरे जिस्म का आदमी था, मगर चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उसने तंजिया लहजे में कहा, हाँ तो तुम मुझसे शिकार छीनना चाहते थे। वैसे इसमें शक नहीं कि आदमी तुम भी जीदार हो। काश तुम मेरे साथ होते। मैंने कहा, मैं अब भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। मैंने मक्कारी जाहिर की। जफर ने नागवारी से कहा, मेरे लिए तुम अब नाकारा हो। जो एक बार मेरे मुकाबिल आ जाए फिर मैं उस पर एतमाद नहीं करता। फिर तुमने तो मेरे कई आदमी ठिकाने लगा दिए। मेरे गैंग के दूसरे लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं तुम्हारे जरिए जितनी भी रकम बटोर सका बटोर लूंगा, फिर तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। उसने यूं आम से लहजे में कहा जैसे किसी तफरीही प्रोग्राम की तफसील बता रहा हूँ। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया। कहा, अच्छा यार, जो दिल चाहे करना। अगर फौरी तौर पर मुझे मारने का प्रोग्राम ना हो तो मेरी एक दरखास्त है। उसने जवाब तलब नजरों से मुझे देखा। मैंने भी बेपरवाही से कहा, जैसे उससे चाय की फरमाइश कर रहा हूँ। कहा, मारिया को मेरे हवाले कर दो। जफर ने मुझे झिड़क दिया, बोला, बको मत। फिर वो राजा से मुखातिब हुआ, इसे कमरे में बंद कर दो, मगर बहुत मोहतात रहना। राजा ने कहा, आप फिक्र मत करें सर, इसकी रूह यहाँ से भाग सकती है मगर ये नहीं। मैंने हंसकर कहा, वेरी गुड, तुम्हारा हाफजा बहुत अच्छा है राजा। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? जफर बोला, अभी तो चहक लो, 2 ही दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये कहता हुआ वो कमरे से निकल गया। उसके पीछे पीछे डॉक्टर इरफान भी चला गया। राजा ने मुझे यूं देखा जैसे कह रहा हो, देखता हूं तुम किस खेत की मूली हो। फिर वो आगे बढ़ा और झुककर अचानक मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं तिल मिलाकर रह गया। सुलगते हुए लहजे में कहा, राजा, बंधे हुए शेर को तो कुत्ते भी मार लेते हैं। मैं तो फिर इंसान हूँ। वैसे मैंने सुना था तुम जफर के गैंग के जीदार आदमी हो, मगर ये कैसी बहादुरी है? मैंने उसे उकसाया। वो बोला, तुम तो उस लड़की मारिया से भी गए गुजरे हो। राजा खासे ठंडे दिमाग का आदमी था, मगर मेरी बातों से मुश्तिल हो गया और जब्त करते हुए बोला, तुम्हें जब पकड़ा था तो तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं थे। मैंने उसे फिर ताव दिलाया, वो भी लड़की की मदद से। तुम्हारे तो 5 आदमी मैंने ढेर कर दिए थे। ऐसे ही जीदार थे तो खुद पकड़ते ना मुझे। उस लड़की का सहारा क्यों लिया? मैंने उसे फिर उकसाया। मेरी जानिब से वही आदमी बोला जो मुझे यहाँ तक उठा कर लाया था, इसे खोल दो उस्ताद। फिर वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसका कद किसी तरह भी 6.5 फुट से कम ना होगा। वो उतना ही चौड़ा भी था और वजन 300 पाउंड से किसी तरह कम ना होगा। मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, ए तुम लड़ोगे मुझसे? तुम तो मेरे एक थप्पड़ के भी नहीं हो। मैंने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। राजा ने उसे मुखातिब किया, बोला, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है खान, इसे ले जाकर नीचे वाले कमरे में बंद कर दो। राजा की बात से मैंने अंदाजा लगाया कि मैं उस वक्त किसी मकान की ऊपरी मंजिल में हूँ, मगर जब खान ने मुझे बाहर की तरफ धकेला तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे किसी तहखाने में मुंतकिल किया जा रहा है। खान ने एहतियातन रिवॉल्वर भी निकालकर मेरी कनपट्टी से लगा दिया। मैं उस वक्त बहुत मोहतात था, क्योंकि खान मुझे ऐसा आदमी लगा था जो फायर पहले करते हैं सोचते बाद में हैं। फिर वो तो मुझसे पहले ही तपा हुआ था।